नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, क्लास ले रहे होंगे, क्लास में खुल के खेल रहे होंगे। तो जिस भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं तो हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ कैसे हो आप लोग। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है। फटाफट से बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है, तगड़ी काम चल रहे हैं आपके। देखो, ऐप के ऊपर जितनी भी एरर आ रही है वो सब की सब कल तक खत्म हो जाएंगी आपकी। टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर कोई और परेशानी आती है तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, समोसे फुल चल रहे होंगे। अरे लाडले समोसे को नहीं डाल रहे। चलो भाई, अब हम गुप्ताज के बारे में, इनकी कल्चर को पढ़ेंगे और फिर देन लेटर गुप्ताज को स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले वर्धन डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, रेगुलरली आपको ऐसे ही आना चाहिए तो आप समझेंगे। इनके समय जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ना, जो गुप्ताज के समय में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ बातें सर गुप्ताज के बारे में आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले हम गुप्ता वंश के साम्राज्य के दौरान बनने वाले प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। द फेमस टेम्पल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हम पहले बात कर लेते हैं फेमस टेम्पल्स ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। फेमस टेम्पल्स ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। हेडिंग डाल लीजिए, फेमस टेम्पल्स ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। फेमस टेम्पल्स ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। फेमस टेम्पल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। फेमस टेम्पल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी। फेमस टेम्पल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है मैटर। मैटर क्या है, किस प्रकार से है। गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर। पॉइंट है गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर। गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर। गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर। चलो इनके बारे में चर्चा करते हैं कि गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। देखो, क्या ये जानना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जानना जरूरी है, राइट। लैपटॉप पे क्लास क्यों नहीं चल रही? वैब ऐप नहीं चल रहा है इसलिए नहीं चल रही। ठीक है, चलो। तो बाबू सबसे पहले आप देखेंगे तिगवा। तिगवा मंदिर आपको देखने को मिलता। तिगवा मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश में है। देखो, तिगवा विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। तिगवा, तिगवा विष्णु मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो आपको कहां देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। तिगवा विष्णु मंदिर आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, प्रदेश में देखने को मिलता है। अधिकांश जितने भी मंदिर बने हैं, ठीक है, वो ज्यादातर भगवान विष्णु को समर्पित है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है मेजरली मंदिर। ठीक है, याद रखना। इसके बारे में आपको यहां पर याद रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी। तो फटाफट लिख लीजिए तिगवा मंदिर। ठीक है, तिगवा मंदिर। क्लियर। अब ये किसने बनवाया है ये तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता, बट ऐसा मानना है, विंसेंट आर्थर स्मिथ का कहना है कि ये समुद्रगुप्त के समय में बना था। ठीक है, ये किसने बनवाया है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, हु बिल्ट इट वी डू नॉट नो, बट अकॉर्डिंग टू विंसेंट स्मिथ, अकॉर्डिंग टू विंसेंट स्मिथ, अकॉर्डिंग टू विंसेंट आर्थर स्मिथ, अकॉर्डिंग टू विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि एक इतिहासकार हैं। स्मिथ जो कि एक इतिहासकार हैं, एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं। इनके अनुसार यह मंदिर समुद्रगुप्त के समय में बना था। यह मंदिर समुद्रगुप्त के समय में बना। यह मंदिर समुद्रगुप्त के समय में बना। समय में बना। समय में बना। इट वॉज नियरबाय टू द समुद्रगुप्ता's tenure. Nearby to समुद्रगुप्ता's tenure. Built during समुद्रगुप्ता tenure. समुद्रगुप्ता tenure. ड्यूरिंग समुद्रगुप्ता टेन्योर। कि समुद्रगुप्त गुप्ता के टेन्योर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी परेशानी होगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप बता दीजिएगा।
ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया, इसको लिखिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है दश अवतार मंदिर। दश अवतार मंदिर आपको देखने को मिलता है, हेडिंग डालिए दश अवतार मंदिर। दश अवतार मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। दशावतार मंदिर की बात करते हैं, बहुत फेमस मंदिर है दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अगला मंदिर कौन सा? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो कि कहां है बाबू? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बड़ी बात है कि सर जी ये जो मंदिर है दशावतार मंदिर है, ये किसने बनवाया था? इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, बट हमें पता है ये गुप्ताज ने बनवाया है। ये गुप्त काल का मंदिर है। गुप्त काल का मंदिर है। किसका? गुप्त काल मंदिर है। ये गुप्त काल में बना था। बड़ी बात है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पंचायतन शैली में है। अ टेम्पल विद ए पंचायतन आर्किटेक्चर। ये पंचायतन शैली का मंदिर है। कैसा मंदिर है? ये पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर है। शैली का मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो इसकी स्टाइल आपको कौन सी देखने को मिलती है? पंचायतन स्टाइल आपको इसकी मंदिर की देखने को मिल जाती है, याद रखिए। ठीक है, दश अवतार मंदिर। दश अवतार मंदिर, दश अवतार, दैट इज तिगवा। तिगवा, तिगवा हो गया, दश अवतार हो गया। नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं, भूमरा शिव मंदिर। भूमरा शिव मंदिर ये भी गुप्त काल में बना है, एमपी में। भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। भूमरा शिव मंदिर, शिव मंदिर। तो भूमरा शिव मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? सर दैट इज मध्य प्रदेश। और ये भी किससे रिलेट करता है? गुप्त काल से रिलेट करता है। अब बार बार मुझे नहीं लगता कि सेम चीज लिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही हेडिंग में बताया गया कि मैं गुप्त वंश के बारे में ही बात कर रहा हूं। ऐरण के विष्णु मंदिर आप देखेंगे, ऐरण का विष्णु मंदिर, ऐरण विष्णु मंदिर। ऐरण विष्णु मंदिर भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऐरण विष्णु मंदिर, ऐरण विष्णु मंदिर, ऐरण विष्णु मंदिर की बात करते हैं। ऐरण विष्णु टेम्पल, ऐरण विष्णु टेम्पल, ऐरण विष्णु टेम्पल, ऐरण विष्णु टेम्पल की हम बात करते हैं। तो जो ऐरण विष्णु मंदिर है हम उसकी बात करते हैं। तो जो ऐरण विष्णु टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है, सिर्फ ऐरण विष्णु मंदिर आपको मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिलता है। पंचायतन शैली क्या है? जिसके अंदर 5 अलग अलग विमान बनाए जाते हों, वह पंचायतन शैली होती है। ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूं, देवगढ़ हमारे यहां ही है यह मंदिर। बिल्कुल बाबू, ललितपुर झांसी के पास ही मंदिर ये देखने को मिलता है। ऐरण विष्णु टेम्पल, ऐरण आपका कहां देखने को मिलता है? जैसा मैंने बताया सागर जिले में है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है, सागर डिस्ट्रिक्ट। और सागर डिस्ट्रिक्ट है कहां का? सो सागर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहां पर यह मंदिर आपको देखने को मिलता है। सागर मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहां पर यह मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे। भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर, भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर, ये भी यही देखने को मिलता है। भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर, भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर, मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो वो भीतरी गांव भी आपको यहीं देखने को मिलता है, भीतरी गांव। ठीक है, ये किसके समय में बना है? ये स्कंदगुप्त के समय में बना है। इसके लिए टाइम मिलता है कि भाई भीतरी गांव जो मंदिर है वो किसने बनाया? स्कंदगुप्त ने बनवाया है, दैट इज बाई स्कंदगुप्ता। ठीक है, याद रखना कानपुर में है, कानपुर में है, और ये स्कंदगुप्त ने बनवाया, दैट इज इन कानपुर। कानपुर यूपी में है, और ये स्कंदगुप्त ने बनवाया था। ये भीतरी गांव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया है। स्कंदगुप्त के द्वारा, आदि से क्या है? आदि नद, स्कंद गुप्त के द्वारा बनवाया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे आर्ट एंड कल्चर पढ़े हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो मुझसे आर्ट एंड कल्चर पढ़े? अरे महाबोधि मौर्यंस के काल में बना है महाबोधि। ठीक है, आप में से आर्ट एंड कल्चर पढ़े हैं आप मुझसे? आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में एक चीज मैंने पढ़ाई हुई है, स्कंदगुप्त लिख लेना। स्कंदगुप्त ने बनवाया था ये। ठीक है, फटाफट बताइए। कार्तिक जो पूछे हैं पहले वो बता दो बाबू, उसके बाद आपकी बात को भी सुना जाएगा निश्चित तौर पर। बिना परेशानी के मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए,
मुझे तो यही लगता है। फटाफट से बताएं। ठीक है चलो। नहीं नहीं नहीं, इसको लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। हमने पढ़ी है, ठीक है, हमने पढ़ी है, ठीक है। जिसने मुझसे पढ़ी है वो समझते होंगे कि भारत के अंदर मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में ही हुआ है। ये भी आप लिख लेना कि भारत में मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, ये आप इसमें लिखना, भारत में मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में। ये मैंने आपको लिखवाया है उसमें भी, तो आप लिखेंगे भारत में मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में हुआ है। भारत में मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में हुआ। भारत में मंदिर वास्तुकला का उदय, मंदिर वास्तुकला का उदय, मंदिर वास्तुकला का उदय, वास्तुकला का उदय, मंदिर वास्तुकला का उदय गुप्त काल में हुआ। उदय गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में ही हुआ है, गुप्त काल में हुआ। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर का राइज हमें देखने को मिलता है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है, राइट, दैट इज द पॉइंट। ये आपको देखने को मिलता है। अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, कि भाई इनकी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी थी या जैसी भी थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। फटाफट बताइए अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो, ये उपज का 1/6 भाग लिया करते थे, ये उपज का 1/6 भाग लिया करते थे। ये भी एक बड़ी बात है जो इनके बारे में पूछी जाती है बहुत बार, एक बड़ी बात है जो इनके बारे में पूछी जाती है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आप इसको नोट करें तुरंत बताइएगा, ठीक है, फटाफट से बताइएगा। आगे बढ़े। अब यहां के प्रशासनिक व्यवस्था को देख लीजिए। बहुत प्यार से इसके अंदर एक एक पॉइंट को बताऊंगा, बहुत प्यार से इसके अंदर एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है चलो, इसमें मैंने बताया, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था लिख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवस्था लिख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक व्यवस्था लिखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास, ये हम बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास की अपन लोग इधर बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। जो कर लिया जाता था, कर 1/6 भाग लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लेते थे। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, भू राजस्व जो होता था, भू राजस्व। ठीक है, ये आप ना अगली लाइन में यहां लिखिए, भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग होता था। ठीक है, 1/6, ठीक है, 1/6 ऑफ टोटल रेवेन्यू, 1/6 ऑफ टोटल रेवेन्यू, 1/6 ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 1/6 भाग यहां पर दिया जाता था। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग के तौर पर देखने को मिलता था, बिना किसी परेशानी के। इसके अलावा आप याद रखना, भूमि के उस समय प्रकार हुआ करते थे। ठीक है, क्षेत्र, वास्तु, खिल, भूमि के प्रकार देखिए, भूमि के मुख्य प्रकार, लैंड रेवेन्यू बोलते हैं इसको, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इसको बोलते हैं। भूमि के प्रकार देखिए, भूमि के प्रकार, टाइप ऑफ लैंड्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ लैंड्स की बात करते हैं, विशेष भूमि के प्रकार। टाइप ऑफ लैंड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ लैंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। भूमि के प्रकार कितने होते थे? 5 होते थे मेजरली। क्षेत्र, क्षेत्र वास्तु खिल, क्षेत्र वास्तु खिल, अप्रहृत खिल,
अप्रहत, अपरहत, अपरहत, अपरहत भी बोलते थे। अपरहत बड़ी फेमस भूमि हुआ करती थी, अपरहत बड़ी फेमस भूमि हुआ करती थी। और गोचर, गोचर होती थी, गोचर और गोचर। ठीक है, वास्तु लिख दिया ना। हाँ, तो ये टाइप ऑफ लैंड है, इसको लिखेंगे क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र लिखने की स्पेलिंग ये है, वास्तु लिखने की स्पेलिंग ये है, हिल लिखने की स्पेलिंग ये है, और अपरहत लिखने की, अपरहत लिखने की स्पेलिंग ये है, अपरहत, अपरहत, और गोचर लिखने की स्पेलिंग ये है। हर एक भूमि का एक विशेष प्रकार है। जैसे क्षेत्र जो भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, जिस पर कृषि हो सकती थी, कृषि योग्य। ये वास योग्य यानी रहने योग्य, रेजिडेंस होती थी, रहने योग्य। खिल जो ज्योति नहीं जा सकती, ज्योति नहीं जा सकती, ज्योति नहीं जाती। ठीक है, नॉन कल्टीवेटेड पार्ट होता था, दिस इज नॉन कल्टीवेटेड, नॉन कल्टीवेटेड पार्ट होता था, नॉन कल्टीवेटेड। अपरहृत कौन सी होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपरहृत के बारे में बहुत बार पूछ लिया गया कि भाई अपरहृत कैसी भूमि आपकी हुआ करती थी, जो जंगली भूमि हुआ करती थी। ठीक है, जो जंगली भूमि हुआ करती थी, बिना जोती हुई बट जंगली भूमि, अपरहृत जंगली भूमि हुआ करती थी, जंगली भूमि हुआ करती थी, गैर कृषि योग्य होती थी, गैर कृषि योग्य, गैर कृषि योग्य हुआ करती थी, योग्य, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती थी। ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती थी, एग्रीकल्चर लैंड होती थी, नॉन एग्रीकल्चर, कल्चर लैंड होती थी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती थी। और जो गोचर होती थी, ऑब्वियसली बात है, पता लग रहा होगा आपको, ऑब्वियसली बात है, आपको पता लग रहा होगा, दैट इज पशुओं के लिए हुआ करती थी, पशुओं के लिए होती होगी, सिंपल सी बात है, पशुओं के लिए आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, गोचर ये पशुओं के लिए होती थी, पशुओं के लिए ग्रेज लैंड्स होती थी, पशुओं हेतु। इसको बोलते थे ग्रीज लैंड, ग्रेज लैंड होते बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो। अच्छा, स्त्री की दशा अगर मैं बताऊं, कोई बात नहीं तान्या, इसको मैं समझिए। ठीक है, दिस इज कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड लैंड है। ठीक है, दिस इज रेजिडेंशियल लैंड है, रेजिडेंस। अच्छा, अगर मैं यहीं पर बताऊं स्त्रियों की दशा कैसी थी, थोड़ा सा गिराव आया था, स्त्रियों की दशा में थोड़ा गिराव है, स्त्रियों की दशा इतनी भी ठीक नहीं है, नॉर्मल है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा समझिए कैसी आपको स्त्रियों की दशा देखने को मिलती है, कैसी दशा स्त्रियों की आपको यहां देखने को मिलती है, स्त्रियों की दशा कैसी है, स्त्रियों की दशा कैसी है, स्त्रियों की दशा की हम बात करते हैं, दशा कैसी आपको देखने को मिलती है। तो वो स्त्रियों की दशा के बारे में समझना, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, गिरावट आई है थोड़ी सी, कंडीशन कैसी थी, थोड़ी बेहतर नहीं थी कंडीशन। देखो, बाल विवाह होता था, बाल विवाह प्रचलित था, बाल विवाह प्रचलित था, तो बाल विवाह जहां होगा तो स्त्रियों की दशा खराब हो जाएगी। ठीक है, अब सती प्रथा भी आप देख रहे हैं, सती प्रथा भी है, सती प्रथा के तो साक्ष्य भी मिलते हैं। तो क्योंकि इनकी वजह से ही स्थिति खराब होती है, सती प्रथा के तौर पर स्थिति खराब होती है। ठीक है, याद रखना। पर्दा प्रथा भी आपको देखने को मिलती है, पर्दा प्रथा भी आपको देखने को मिलती है, पर्दा प्रथा भी आपको देखने को मिलती है। अब पर्दा प्रथा भी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा भी आपको देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, स्थिति काफी खराब हो जाएगी। ठीक है, व्हील सिस्टम बोलते हैं इसको, व्हील सिस्टम, व्हील सिस्टम बोलते हैं। मुखड़े पे पर्दा हटा लो तो ये आपको देखने को मिलता है। पॉलीगैमी भी फेमस थी, राइट, बहु विवाह प्रथा भी थी, बहु विवाह प्रथा भी थी, लिख लेना, स्पेस नहीं है, आप लिख लेना, पॉलीगैमी भी फेमस थी, पॉलीगैमी वॉज फेमस, पॉलीगैमी वॉज फेमस। लैंड के प्रकार दो दो चार, दो दो चार, पांच ही तो है लाडले, पांच ही, मैंने कब छह बोला, अरे 1/6 भाग है रेवेन्यू का, क्या रे। ठीक है, नोट हो गए बच्चे, आज तो बेटा मजे में हो तुम। पॉलीगैमी होती थी, बहुविवाह प्रथा थी, बहुविवाह प्रथा थी, इसका मतलब है एक ही पुरुष कई महिलाओं से विवाह कर लेता था।
ठीक है, इसको नोट करेंगे बहुविवाह प्रथा को फटाफट से, बिना परेशानी के बताइए। नोट कर लिया। अब हम सेना की बात कर लेते हैं और थोड़ी से प्रमुख पदों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। जी हाँ, आगे बढ़े बाबू। लीजिए, अब यहां पर हम बात करते हैं सेना की जो विभाजन था। ठीक है, सेना का जो विभाजन था उसके बारे में बात करते हैं। जो सेना थी एक स्थायी सेना हुआ करती थी, चार प्रमुख अंग थे। सेना का विभाजन देख लेते हैं। सेना का विभाजन देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ आर्मी, सेना का विभाजन। डिवीजन ऑफ आर्मी देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ आर्मी, डिवीजन ऑफ आर्मी, डिवीजन ऑफ आर्मी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें उन सर ने पढ़ाया था, और वो किसी का नाम लेते हैं जो मेरे जानकार हैं। तुम्हें पता है उनके पास नोट्स किसके हैं? यहाँ ध्यान दे लो तुम, ठीक है। सीमा जो है आर्मी का, यानी जो सेना है, सेना का विभाजन, विभाजन हम बात करते हैं जो मुख्यतः चार हिस्सों में हुआ है। सेना का विभाजन मुख्यतः चार हिस्सों में हुआ है। इट हैज द कंपोजिशन बेसिकली फोर, इसके पार्ट्स हैं, फोर मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फोर मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फोर मेजर पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। चार मुख्य इसके प्रकार देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार के अंदर आप इसके अंतर्गत देख लेंगे पदाति आपको देखने को मिलते हैं। पदाति, पदाति आपको देखने को मिलते हैं। पदाति, पैदल सैनिक जिनको बोलते हैं, पदाति बोलते हैं पैदल सैनिक। पदाति बोलते हैं, पदाति। और पदाति से तात्पर्य है पैदल सैनिक। पदाति से तात्पर्य है पैदल सैनिक, पदाति। रथारोही, अश्वारोही, रथारोही, अश्वारोही, गजारोही, अश्वारोही, अश्वारोही और गजारोही, ये चार हैं। गजारोही, ठीक है। अब ये मेजर पार्ट्स हैं। स्थायी सेना होया करती थी, कौन सी थी भाई? स्थानीय सेना होया करती थी। जो स्थायी सेना आपको देखने को मिल जाएगी, स्थायी सेना, स्थायी सेना होती थी, परमानेंट आर्मी रखते थे, परमानेंट आर्मी रखते थे, परमानेंट आर्मी रखा करते थे, परमानेंट आर्मी थी, परमानेंट आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, चलो। अब जो आपको पदाती हैं, जिनको पद्धति बोलते हैं, पद्धति होते थे पैदल सैनिक। ठीक है, पैदल सैनिक होते थे, पैदल। ठीक है, पैदल सैनिक होते थे। ओके। और रथारोही जो होते थे, रथारोही, रथारोही होते थे कार्ट, कार्ट बेस्ड होते थे, कार्ट यानी रथ पर चलकर वार करते थे। अश्वारोही, देवर लाइक हॉर्स राइडर्स होते थे, राइडर्स होते थे। और गजारोही होते थे एलिफेंट, एलिफेंट राइडर्स, जो हाथियों के ऊपर बैठा करते थे। राइट, जी हाँ, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना। सैनिक को चट कहा जाता था, सैनिक को चट कहा जाता था, चट कहा जाता था सैनिक को। और कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी को भट कहा जाता था। सैनिक को चट कहा जाता था, सैनिक को चट कहा जाता था। सैनिक को क्या कहते थे? सैनिक, सैनिक को चट कहा जाता था, चट कहलाता था। सोल्जर वॉज चट, सोल्जर को क्या कहते थे? सोल्जर, सोल्जर को हम बोलते थे चट। और जितने भी पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, जितने भी पुलिस अधिकारी थे, गुप्तचर थे, अधिकारी थे या गुप्तचर थे, गुप्तचर थे, उनको भट्ट कहा जाता था, भट्ट, भट्ट कहा जाता था। चट भट्ट, याद रखेंगे, चट भट्ट इनको कहा जाता था। काट, काट का मतलब होता है रथ, रथ होता है काट का मतलब। अरे हिंदी में तो लिख दो, कही रे हिंदी तो लिखिए रे। क्या क्या बाबू, क्या हिंदी नहीं लिखी? कैसी बात कर रहे हो? फटाफट नोट करिए, फटाफट लिखिए।
ठीक है, चलो नोट हो गया। पुलिस के ऊपर जो पुलिस द्वारा लगाया जाने वाला कर भटकर कहलाता था। पुलिस द्वारा लगने वाला कर इसीलिए भटकर कहलाता था। अतः पुलिस द्वारा लगाकर भटकर, अतः पुलिस द्वारा लगाकर भटकर, द्वारा कर जो था कर, एक्स बाई पुलिस, दैट वाज भटकर, नोन एज भटकर, भटकर, भटकर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से मेरी बात को सुनिए कि यहां पे कुछ प्रमुख प्रमुख लोग भी रहा करते थे। ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख पद आपको देखने को मिलते हैं, प्रमुख पद, प्रमुख पद भी आपको देखने को मिलते हैं, जिन प्रमुख पदों की अब हम बात करेंगे। फटाफट लिखिए प्रमुख पद। कुछ प्रमुख पदों की बात करते हैं, प्रमुख पद की बात करते हैं, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी की बात करते हैं, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी की बात करते हैं। फटाफट लिखेंगे प्रमुख पदाधिकारी, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट ऑफिसर्स, पदाधिकारी, इंपोर्टेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, ये सबसे जरूरी पॉइंट होगा यहां पर। सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे इंपोर्टेंट ऑफिसर जो कहलाएगा, फटाफट उसे नोट करिए। और सबसे इंपोर्टेंट है महादंड नायक, महादंड नायक, न्याय विभाग का प्रमुख होता था महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक। ठीक है, अब जो महादंड नायक है ये कौन है जी? महादंड नायक न्यायाधीश है ये, महादंड नायक, महादंड नायक, न्यायाधीश आपको देखने को मिल जाएगा। कौन देखने को मिल जाएगा? न्यायाधीश, न्यायाधीश आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जज आपको देखने को मिल जाएगा। जज को ही इस प्रकार का जो टर्म है वो दिया जा सकता है, महाबलाधिकृत, 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 अधिकृत आपको देखने को मिल जाएगा सेनापति, महाबलाधिकृत, बलाधिकृत, सेनापति हो जाएगा कमांडर इन चीफ, सेनापति, कमांडर इन चीफ हो जाएगा बाबू, कमांडर इन चीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दंडपाशिक, दंडपाशिक पुलिस विभाग का हेड, दंडपाशिक पुलिस विभाग का हेड, दंडपाशिक, दंडपाशिक, पाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी, पुलिस विभाग प्रमुख, पुलिस विभाग प्रमुख, जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता था उसको यह नाम दिया जाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे इसको लिखिए, आगे समझिए बिना किसी परेशानी के लिखिए, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत लिख लीजिए, भंडाराधिकृत लिख लेंगे, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत कौन हुआ करते थे? भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत आपको कौन देखने को मिलता है? भंडाराधिकृत बाबू जो भी खजांची होता था, खजांची, खजांची आपको देखने को मिलता था, खजांची, खजांची, ट्रेजरी हेड बोलते थे, ट्रेजर हेड बोलते थे, ट्रेजर हेड, ट्रेजर हेड बोलते थे, जो भी खजाने की रक्षा करता था, जो भी खजाने की रक्षा करता था, राइट, उसको इस प्रकार से बोला जाता था। ठीक है, याद रखना। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, संधि विग्राहिक बिचौलिया होता था, संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक, ग्राहिक होता था, संधि विग्राहिक। संधि विग्राहिक का मतलब क्या है?
जो संधि कराता था, जो युद्धों में संधि कराता था, युद्धों में संधि कराता था, युद्धों में संधि कराता था, वो युद्धों में संधि कराता था। कोई मैटर पड़े तो युद्धों में संधि करा सकता है। ठीक है जी हाँ। इसको महासंधिक विग्रह भी बोलते हैं, महासंधिक भी बोलते हैं, महासंधिक विदेश मंत्री, महासंधिक बोलते हैं, महासंधिक बोलते हैं इसको, महासंधिक, संधिक बोलते हैं इसको, महासंधिक। तो ये कौन सा विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश मंत्री, इसको विदेश मंत्री बोलेंगे। और इसके अलावा अग्रहारिक हुआ करता था एक, अग्रहारिक दान विभाग होता था, अग्रहारिक, अग्रहारिक, अग्रहारिक दान विभाग होता था, अग्रहारिक, अग्रहारिक, हरिक, ये क्या होता था, दान विभाग होता था, डोनेशन सिस्टम, दान विभाग, दान विभाग यानी डोनेशन सिस्टम में आपको ये देखने को मिलता था। फटाफट लिखिए। एक महाछपटलिक होता था जो लेखा विभाग का प्रमुख होता था, महाछपटलिक, महाछपटलिक होता था, महाछपटलिक। इन नामों को याद रखने में आपको पता लगेगा, जब आप इन नामों को याद रखोगे तब पता लगेगा महाछपटलिक कौन था। महाछपटलिक, छपटलिक, महाछपटलिक समझिए। TALI के महाछपटलिक आपको कौन देखने को मिलता है, महाछपटलिक। सर महाछपटलिक वो था जो लेखा प्रमुख था, लेखा प्रमुख होता था। अब लेखा प्रमुख का मतलब है ऑडिटर होता था, ऑडिटर होता था, ऑडिटर जो सरकार के खर्चों को देखता था। राइट, इतना ही बहुत है, इससे अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, बिना परेशानी के लिख लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है बाबू, ठीक है, क्लियर। चलो, अब यहां पर चलने वाले सिक्के कैसे थे, अधिकांशतः सिक्के स्वर्ण के थे, अधिकांशतः सिक्के स्वर्ण के थे, परंतु पाहियान के अकॉर्डिंग यहां कौड़ी भी चला करती थी, पाहियान के अकॉर्डिंग कौड़ी भी चला करती थी। सिक्के अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के थे, सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के थे, सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के थे, सर्वाधिक सिक्के, सर्वाधिक सिक्के बाबू किस चीज के थे, सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के थे, स्वर्ण, सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के थे। मैक्सिमम जो कॉइन्स थे वो गोल्ड के थे। बट अगर मैं बात करूं किसकी, फाहियान की बात करूं, तो फाहियान कहता है कि कौड़ी भी चलती थी, फाहियान कहता है कि कौड़ी भी चलती थी, कौड़ी, कौड़ी तो समझते हैं ना आप, कौड़ी किस किसने देखी है, कौड़ी भी धन का कार्य करती थी, कार्य करती थी, कौड़ी भी धन का कार्य करती थी। अब ये बता दीजिए कौड़ी कितने लोग नहीं जानते या कितने लोग जानते हैं, फटाफट बताइए। कौड़ी, कौड़ी बेसिकली शैल होता है, कौड़ी मतलब शैल, समुद्र में पाया जाने वाला शैल होता है जिसको कौड़ी बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, बिना परेशानी के। ठीक है, बताइए। शेल टाइप होते थे, यस सर, नाम सुना है बस। अरे हमारे यहाँ खेला, इससे खेल खेलते थे पहले, कौड़ी से। ठीक है, अष्टम चौगला बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ अष्टम चौगला बोलते हैं उसको। हाँ, कौड़ियों से खेला जाता था वो, ऐसे होता था जैसे लूडो होता है, सेम ऐसा ही। ये है भाई गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां।
गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देखने को मिलती है। बताइए। ठीक है, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो फटाफट से बताइए। अब लेटर गुप्तास की बात हम करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट लेटर गुप्तास। राखी में आती है। सर रामायण में भी शैल का बताया है। मंत्र बिनती थी क्या? मंथरा, अच्छा मंथरा बीनती थी, हाँ मंथरा बीनती थी, हाँ सही बात है। ठीक है। पैसे के साथ रखा जाता है, हाँ धन की अपार संपत्ति प्राप्ति के लिए ऐसा माना जाता है। नजर के लिए होती है, हाँ गले में डाल लो तो नजर नहीं लगती है। ठीक है। अबे घिसा नहीं जाता उसको क्या रे। एंड हाँ, एनटीपीसी एग्जाम डेट आ गई है, बिल्कुल भाई। हाँ किसी की चल जाता है तो हाथ पैर पर बांधते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, हाँ ये भी सही है। तो बाबू ये इसके बारे में थोड़ी सी है कि भाई इसके समय में वास्तुकला हो गई, इसके समय में सामाजिक व्यवस्था होगी, ये इसके समय में इसके आर्मी की व्यवस्था हो गई, वे प्रमुख अधिकारी हो गए। नाउ हम बात करते हैं उत्तर मुगल काल। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर गुप्त काल की बात करेंगे। और सबसे पहले इसके अंदर सर मुद्रा रहेगी, मुद्रा में लिख दी जो 6 प्रकार की मुद्रा का आप जिक्र कर रहे हो। कैसे बालक है ये? ठीक, कैसे बालक है भैया? ये बिना पिटे काबू नहीं आने हैं। कहाँ है ये? गुप्ता की बात कर रहे हैं बाबू। ये रही 6 प्रकार के जो सिक्के हैं, गरुण धनुर्धारी परशु अश्वमेघ वीणा और व्यग्रा। डाल लीजिए हेडिंग लेटर गुप्ताज। ये आपका लास्ट चैप्टर होता है, इसमें लास्ट चैप्टर है ये आपका लेटर गुप्ताज। उत्तर गुप्त काल लास्ट चैप्टर है आपका। दिस इज द लास्ट चैप्टर माय बॉय, दिस इज द लास्ट चैप्टर। उत्तर गुप्त काल ये अंतिम आपका चैप्टर है। उत्तर गुप्त काल है आपका, उत्तर गुप्त काल। ठीक है, एक सप्ताह में आपका चैप्टर और एक सप्ताह में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक सप्ताह नहीं, इस सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। अब ये आज ट्यूसडे हो गया, इस सैटरडे में खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटर, लेटर गुप्ता पीरियड, गुप्ता एरा। यानी वे वंश जो गुप्ताज के बाद काफी उभरे। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे वाकाटक डायनेस्टी। ठीक है, वाकाटक डायनेस्टी के बारे में बात कर लेंगे। वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी सबसे इंपोर्टेंट। वाकाटक, वाकाटक वंश की हम बात कर लेते हैं। वाकाटक डायनेस्टी की बात करते हैं। वाकाटक डायनेस्टी थोड़ा थोड़ा तो पता है ना इसके बारे में, रिलेशन था इनका ठीक ठाक था। ठीक है सर, पोर्ट रह गए। पोर्ट यार इतने जरूरी नहीं होते, कभी नहीं पूछा गया पोर्ट का क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है? ठीक है, बालक हैं ये, चिल्ड्रन है, लाडले। चलिए अब इसमें समझिए। अगर मैं आपको इंडिया का मैप बनाऊं, दिस इज लाइक बेसिकली मैप ऑफ इंडिया, जो हल्का सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, अब ठीक है फिर भी। तो इसमें थे कहां पे? ठीक है चलो, इसमें वे थे कहां पे वो समझिए। ठीक है चलो सर, यहां पर जो आपको एरिया देखने को मिलता है ये वाला जो एरिया है, ये वाकाटकों का था, वाकाटक। अब यहां गुप्ताज कहां पर थे? इस पूरे एरिया पर, इस पूरे एरिया पर आपको देखने को मिलता है गुप्ताज का हिसाब किताब था, गुप्ता। ठीक है, याद रखना। तो यहां वाकाटक्स आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, वाकाटकों के बारे में। तो वाकाटक डायनेस्टी की हम बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। स्नेहा क्या टॉपिक रह गया है बाबू, बताना एक बार। स्नेहा गोयल क्या टॉपिक रह गया है? देखो वाकाटक की बात करता हूं। ब्राह्मण वंश था, क्षेत्र इनका विदर्भ था। ठीक है सर, ऐसे ही बनाता हूं भाई मैं मैप।
कह रहा चिकन ने गायब हो गई। हमारा जो चिकन है ना ये मजबूत है, खाया पिया है, ठीक है। अरे भाई तुम्हें इस एरिया पे ध्यान देना, उस पे तुम क्या ध्यान दे रहे हो, है ना, समझ गए। तो मैंने क्या बताया, ये एक ब्राह्मण वंश था। कैसा वंश था, ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण वंश था। दैट वाज ए ब्राह्मण डायनेस्टी, मिन डायनेस्टी। तो ये क्या थे ना, बेसिकली ये विदर्भ क्षेत्र पर इनका कब्जा था। जो विदर्भ का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वहीं पर इनका कब्जा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप लिख लेंगे इसी प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूं कि सर बेसिकली इनका विदर्भ बरार क्षेत्र पर कब्जा था, बैरार क्षेत्र विदर्भ पर कब्जा था इनका कब्जा, ठीक है। इनका जो अधिकार था कब्जा, अधिकार, इनका आधिपत्य, इनका कह सकते हैं कि इनका जलवा जो था वह बैरार क्षेत्र में था, बैरार क्षेत्र में था, जिसको विदर्भ भी बोलते हैं। विदर्भ या बैरार क्षेत्र में इनका कब्जा था, बैरार, या इसको विदर्भ भी बोलते हैं, विदर्भ भी इसको बोलते हैं, विदर्भ भी इसको बोला जाता है, बैरार या विदर्भ इसको बोला जाता है। सर संगम काल नहीं पढ़ेंगे हम, भाई मेडाइवल में पढ़ाता हूं मैं संगम, मैं तो संगम इसमें नहीं पढ़ाता, मेडाइवल में पढ़ाता हूं मैं संगम। राजपूत, हाँ 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 ठीक है, राजपूत की बात आपकी मानूंगा, इसके बाद में राजपूत पढ़ा दूंगा, ये बात मैं मान लूंगा। वो लेटर गुप्ताज में ऐड करके ही मैं राजपूत पढ़ा दूंगा, और बताओ, इतना कर सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल ठीक है। सातवाहन के बाद ही यहां पर ये आए थे, सातवाहन के बाद ही यहां पर आए थे। संस्थापक इनका कौन है, विंध्य शक्ति है, ठीक है। यह सातवाहनों के बाद यहां पर आए, सातवाहनों के बाद प्रभावी हुए, प्रभावी हुए, गॉट राइज आफ्टर सातवाहन, गॉट टू राइज आफ्टर सातवाहन, गॉट टू राइज आफ्टर सातवाहन, गॉट टू राइट आफ्टर सातवाहन, सातवाहन के बाद वो यहां पर आए हैं, ठीक है जी हाँ, इंपोर्टेंट जी हाँ। इसके बाद अगर मैं बात करूं वाकाटक डायनेस्टी के अंदर, आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है कि भाई इसका जो फाउंडर था, इसका जो फाउंडर था वो विंध्य शक्ति था। फाउंडर कौन था इसका, फाउंडर विंध्य शक्ति था, विंध्य शक्ति था, विंध्य शक्ति आपको देखने को मिलता है, फाउंडर विंध्य शक्ति था, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति इसका फाउंडर आपको देखने को मिलता है। फाउंडर कौन था, विंध्य शक्ति देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे की जो कहानी होगी वो हम अगली क्लास में पूरी करेंगे, ठीक है। चलो हाँ हाँ मैंने बोल तो दिया बाबू, राजपूत डायनेस्टी कर लेंगे, और बताओ आरसीबी जीतेगी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आपका जो एंशिएंट है फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गुप्ताज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वह यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं गुप्ताज बाई जीत राणा, सीरियल के लिए आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेना, बेहतरीन आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़िए लिखिए, स्वाद लीजिए जीवन का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।